Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 10 Science Olympiads Chapter 6 Life Processes Part First. सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द गिवन फिगर इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स कैप्ट इन द वॉच ग्लास. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ये शो करने के लिए कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है. हमें बताना है जो सब्सटेंस एक्स है इस वॉच ग्लास में वो हमारा क्या है. तो ये है हमारा वॉच ग्लास, इसके अंदर है सब्सटेंस एक्स. हमें बताना है ये सब्सटेंस एक्स हमारा क्या है. ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये हमने इसीलिए किया है ताकि हम ये दिखा सके कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है. तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो हमारा सब्सटेंस एक्स है ये हमारा रिलेटेड होगा कार्बन डाइऑक्साइड से. तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट. ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट. ऑप्शन नंबर डी पोटाशियम सल्फेट. इन सभी ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. जो हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. तो अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रखेंगे इस बेल जार में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और जो प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी. इसके बाद हम प्लांट के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस हुआ कि नहीं. अगर प्लांट के अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ इसका ये मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है. तो सबसे पहले हमने लिया एक प्लांट जिसके अंदर से हमने स्टार्च को रिमूव किया. उसके बाद हमने उसको रखा एक बेल जार के अंदर. उसमें था हमारा सब्सटेंस एक्स. इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और जो प्लांट है उसको हमने रखा सनलाइट में. सनलाइट में रखने के बाद उसका हमने किया स्टार्च टेस्ट. लेकिन जो हमारा स्टार्च टेस्ट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है. लेकिन सब्सटेंस एक्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए हमारा कोई स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा. तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम. इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम से. ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें. यानी कि ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इसके अंदर जो एक्शंस होते हैं वो हमारे होते हैं इनवॉलंटरी. हमारा उन एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता. सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पेरिस्टाल्सिस. जो पेरिस्टाल्सिस है ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ फूड. ये है हमारी फूड पाइप. इस फूड पाइप के अंदर जो फूड है वो हमारा ट्रैवल करता है पेरिस्टाल्सिस से. पेरिस्टाल्सिस के अंदर जो फूड पाइप है उसके अंदर वेव लाइक मूवमेंट होंगे. इन मूवमेंट्स के कारण जो फूड है वो हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा. तो सबसे पहले हमने फोर्स लगाया यहाँ पर तो फूड हमारा नीचे आया. उसके बाद हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, फूड हमारा और नीचे आया. इसी तरह जो फूड है उसका ट्रैवल होगा फूड पाइप के अंदर. ये जो हमारा एक्शन है ये हमारा इनवॉलंटरी है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके बाद है डाइजेशन. डाइजेशन को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके बाद है हमारा एक्सक्रेशन. एक्सक्रेशन भी हमारा एक इनवॉलंटरी एक्शन है. इसके बाद है लास्ट मेमोरी एंड लर्निंग. जो मेमोरी और लर्निंग है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लर्न कर सकते हैं. तो ये हमारा एक वॉलंटरी एक्शन है. हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है. तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मेमोरी एंड लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 3 रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास है एक फिगर. ये फिगर है हमारा न्यूरॉन का. सबसे पहले है ऑप्शन नंबर ए इट इज़ ए पार्ट ऑफ आर एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिसके अंदर आते हैं ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स. तो जो हमारी न्यूरॉन होती है
वो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इनकरेक्ट। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ ऑफ ओनली 2 टाइप्स, डेंड्राइटिक एंड एक्सोनिक। जो न्यूरॉन है ये 2 टाइप की होती है, डेंड्राइटिक और एक्सोनिक। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स और एक्सोन ये 2 हमारे पार्ट होते हैं, ना कि जो पूरी न्यूरॉन है वो हमारी 2 टाइप की होती है। ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये है हमारे डेंड्राइट्स, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा एक्सोन। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नॉट फिजिकली कनेक्टेड विद अदर सेल्स ऑफ इट्स टाइप। ये हमारी कनेक्टेड नहीं होती फिजिकली दूसरे सेल्स से जो इसके टाइप के हैं, यानी कि एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन हमारी फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी 2 न्यूरॉन होती हैं वो हमारी फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती, उनके अंदर हमारा एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। अगर हमें किसी मैसेज को ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले जाएगा वो एक न्यूरॉन में, उसके बाद बीच में आएगा हमारा साइनेप्स जिसके अंदर होगी केमिकल रिएक्शन, और उसकी हेल्प से जो मैसेज है वो हमारा दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा। तो 2 न्यूरॉन के बीच में हमारा होता है साइनेप्स जिसके अंदर होती है केमिकल रिएक्शन, और ये ट्रांसफ़र करता है मैसेज। तो ये है हमारी 2 न्यूरॉन, ये है हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड। ये 2 न्यूरॉन हमारी फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है। अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो इनके बीच में एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स। इसके अंदर होती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, इट पोजेसेस मल्टीपल न्यूक्लियाई। इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। न्यूरॉन के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नॉट फिजिकली कनेक्टेड विद अदर सेल्स ऑफ इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 4, ईच नेफ्रॉन हैज़ ए कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड डैश विच कंटेन्स अ डैश। जो हमारी नेफ्रॉन होती है उसके अंदर एक कप शेप का अपर एंड होता है जिसको हम कहते हैं डैश, और उसके अंदर हमारा एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डैश। तो नेफ्रॉन के अंदर जो कप शेप का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हमारा एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये है हमारा ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले देखते हैं नेफ्रॉन का मतलब। जो हमारी नेफ्रॉन है ये हमारी होती है फंक्शनल यूनिट किडनी की, यानी कि किडनी के अंदर जो बेसिक लेवल पर काम होता है वो होता है हमारा नेफ्रॉन के अंदर। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर हमारा एक कप शेप का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जो नेफ्रॉन है वो हमारी ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करती है। तो नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करना। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। इसके अंदर ये पार्ट है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कई सारी कैपिलरीज़ का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कई सारी कैपिलरीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसके बाद बात करते हैं बोमेन्स कैप्सूल के फंक्शन की। बोमेन्स कैप्सूल का काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करना, और जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है इसका काम होता है ब्लड प्लाज्मा को फ़िल्टर करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म है जिसका नाम है एम्प्यूला। जो हमारी एम्प्यूला है ये हमारी प्रेजेंट होती है बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के जॉइंट पर। ये है हमारी बाइल डक्ट और ये है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके जॉइंट पर प्रेजेंट होती है हमारी एम्प्यूला। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ हार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास है हार्ट का डायग्राम, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं इस हार्ट के डायग्राम को। इसके अंदर हमारे पास है 4 पार्ट्स एक्स, वाई और पी, क्यू। तो ब्लड के सर्कुलेशन में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है लंग्स, तो ये है हमारी लंग्स, और हमारे पास होता है एक हार्ट,
और हमारे पास होती है बॉडी। तो सबसे पहले जो हार्ट है वो ब्लड को भेजेगा बॉडी के अंदर, जो बॉडी है वो ब्लड को यूज़ करेगी और बॉडी से हमारा ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर। ये जो हमारा ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन हमारी कम होगी और जो हार्ट ने ट्रांसफ़र किया था ब्लड बॉडी के अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी। इसके बाद जो हमारा हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास सेंड करेगा ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो सके। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी और लंग्स उसको सेंड करेगी हार्ट के पास। तो ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ये हमारा 2 बार हुआ, एक बार हार्ट और लंग्स के बीच में और एक बार बॉडी और हार्ट के बीच में। इसीलिए इस ब्लड सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आएगा वो आएगा हमारा पल्मोनरी वीन की हेल्प से। ये जो हमारी पल्मोनरी वीन है इसके अंदर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से जो ब्लड जाएगा लंग्स में वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। इसके बाद हार्ट से जो ब्लड आएगा बॉडी में वो आएगा हमारा ओर्टा के कारण, और बॉडी से हार्ट में जो ब्लड जाएगा वो होगा हमारा वीना कावा के कारण। तो सबसे पहले हमारा ब्लड आया वाई के अंदर लंग से। ये ब्लड हमारा आया पल्मोनरी वीन से। इसके बाद ये ब्लड हमारा गया क्यू के अंदर। क्यू के बाद हमारे पास एक और ब्लड वेसल्स होती है। क्यू के बाद जो ब्लड है वो हमारा जाएगा इसके अंदर, और ये ब्लड वेसल्स है हमारी ओर्टा, यानी कि ब्लड हमारा जाएगा बॉडी के अंदर। बॉडी के बाद जो ब्लड है वो हमारा एंटर करेगा एक्स के अंदर। एक्स के बाद वो जाएगा पी में। पी के बाद वो जाएगा हमारा लंग्स के अंदर, और लंग्स से फिर हमारा वापस आएगा वाई में। वाई से जाएगा क्यू में, क्यू से जाएगा बॉडी में, बॉडी से फिर वो वापस आएगा एक्स में। हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले है लेफ़्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ़्ट एट्रियम। इसके बाद ये पार्ट है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये पार्ट है हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये पार्ट है हमारा राइट एट्रियम। तो हमारे पास होते हैं 4 पार्ट हार्ट के। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ब्लड फ्रॉम वाई रीचेज लंग्स। जो ब्लड है हमारा वाई में वो हमारा रीच करेगा लंग्स में। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। जो हमारा ब्लड है वो हमारा लंग से वाई के अंदर जाएगा, ना कि वाई से लंग्स के अंदर। इसके बाद है बी, ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर्स हार्ट थ्रू पी। जो ब्लड है बॉडी से वो हमारा एंटर करेगा पी के अंदर। ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। बॉडी का जो ब्लड है वो हमारा एंटर करेगा एक्स के अंदर, ना कि पी के अंदर। इसके बाद है सी, वाई रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स। वाई जो है वो रिसीव करेगी ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है डी, क्यू रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो क्यू है वो हमारी रिसीव करेगी ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाई रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो गाइज़ ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10।